हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, हम इसे मस्बत पेशरफ समझते हैं। ये बात हम पहले से भी कर रहे थे। हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी थी, ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की थी, और साथ साथ PTI की भी ये जिम्मेदारी थी कि अगर ये मामलात पहले से तय हो जाते तो इतना खून खराबा भी नहीं होता और इतना जो है वो नुकसान नहीं होता। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। अब इन मुज़ाकरात को दुरुस्त समत में जाना चाहिए और दोनों तरफ से, यानी हुकूमत को भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो मज़ीद किसी से ना पूछे और कोई फ़ैसले करे, और जो PTI का वफद है उसको भी इतना एम्पावर होना चाहिए इमरान खान साहब की तरफ से कि वो मुल्क और कौम के मफाद में कोई बेहतर फ़ैसले कर सकते हों। पूरी कौम की नज़रें हैं इस पर कि किसी तरह से जो है हालात बेहतर हों। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है उसने जमहूरी कदरों को पामाल किया है, इसलिए कि उसका वजूद ही फॉर्म 47 की बुनियाद पर है। मुझे नहीं पता कि PTI के एजेंडे में फॉर्म 47 की कितनी अहमियत है और वो कितना इसके ऊपर जोर देंगे। मेरा ख्याल है कि उन्हें बुनियादी तौर पर इसी पर बात करनी चाहिए कि एक बड़ा जुडिशल कमीशन बने और वो फॉर्म 45 के मुताबिक फ़ैसले करना शुरू कर दे। फॉर्म 45 वो वाहिद डॉक्यूमेंट है कि जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसके ऊपर एक एक पोलिंग स्टेशन के नतीजे पर कई लोगों के दस्तखत हैं और वो वाज़े तौर पर उसका फॉरेंसिक किया जा सकता है। फॉर्म 47 एक जाली किस्म की दस्तावेज़ है जिस पर 60-70 हज़ार वोट डालकर नवाज शरीफ टाइप के लोग भी जीत गए हैं और बाकी लोग भी जीत गए हैं। लिहाजा फॉर्म 45 की बुनियाद पर अगर एम्फेसाइज किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस पर कोई बात आगे बढ़ सकती है। इसी तरह जमहूरी आज़ादियों पर बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान में IT के जो इम्कानात मौजूद हैं उस सब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि अगर हुकूमत इसी तरह से इंटरनेट स्लो रखेगी, इसी तरह फायर वॉल्स लगाते रहेंगे, इसी तरह से जो है व्हाट्सअप को स्लो करते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, इसी तरह ट्विटर बैन रहेगा और VPN वगैरह के ऊपर भी कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आएगी, तो पाकिस्तान की मईशत कैसे ग्रो करेगी? पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं वो कैसे पूरे दुनिया के अपने जो ऑर्डर्स हैं उसको पूरा कर सकते होंगे? फिर लोग बाहर जाते हैं, फिर निकलते हैं लोग और फिर पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन होता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा कर रही है हुकूमत कि वो इंटरनेट की जो सहूलत है उसको उसने ख़राब करके रखा हुआ है, स्लो किया हुआ है और कोई वे आउट भी नज़र नहीं आता है। जब वज़ीर मुशीर साहिबा से बात करो तो उनके पास भी कुछ नहीं होता और वो हर कोई एक ख़ास समत में देख रहा होता है कि वहाँ से इशारा मिले तो हम जो है वो कोई चीज़ें ठीक करें। तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है और ये सिलसिला ठीक होना चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह हम और बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। मैं आखिर में फिर दोबारा अपील करता हूँ कि 29 तारीख को इस्लामाबाद में जो गज़ा मिलियन मार्च है उसमें भरपूर शिरकत की जाए ताकि हम फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी कर सकें और पूरी दुनिया के बाज़मीर इंसानों को जगा सकें। मेरा सवाल ये है कि आपने पूरी सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई है, लेकिन जो मुल्क में अमन की सूरत हाल है, खासतौर पर कुर्रम और पारा की सूरत हाल है, उस पर आपने बात नहीं की। देखें, जो कुर्रम एजेंसी में इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत भयानक है और मुसलसल हम इस पर बात कर रहे हैं। चूँकि आज 2-3 चीज़ों पर मुझे फोकस करना था। मुझे अभी कुछ दिनों में विज़िट करना है, पेशावर भी जाऊँगा, आगे दीर भी जाऊँगा, वहाँ भी तफसील से हम बात करेंगे। और ये बात आपकी सही है सवाल कि इस वक्त जो कुर्रम एजेंसी की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। ये मसला बहुत पुराना ज़रूर है लेकिन हुकूमतों का काम यही होता है कि वो बैठें, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि कुछ सूबाई हुकूमत ने बिल आखिर कुछ इक़दाम किए हैं, लेकिन इसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं उन तीनों को कोई एक ही चीज़ के ऊपर इत्तेफाक करना पड़ेगा और फिर वहाँ के लोगों को इंगेज करना पड़ेगा। बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट होता है जब हुकूमत अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ मौजूद नहीं होती, तो फिर उसके नतीजे में जब झगड़े पैदा हो जाते हैं तो फरीक़ैन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है कि वो किसी पर एतमाद करके, चूँकि बहुत पहले के भी बहुत मसाइल चल रहे हैं, लोगों को एतमाद हासिल नहीं होता है, मुआहदे होते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत मिलकर इसमें एक ये इंसानी जानों का मामला है। ये बच्चों की देखें ना कितनी बड़ी हलाकतें हुई हैं और अभी तक कोई चीज़ सामने भी नहीं आ रही है। हुकूमत भी वाज़े तौर पर कुछ नहीं बता रही है और इससे पहले जो कुछ हुआ है तो ये तबाकुन है। देखें होता क्या है कि एक इलाके का मसला था
ज़मीनों का मसला शुरू हुआ, चलते चलते ये फ़िरका वारियत पे चला गया, और अब तासुर ये है कि बस शिया सुन्नियों के दो गिरोह हैं और उनकी आपस की लड़ाई है। यकीनन ये तासुर बन चुका है और ऐसे हालात बन चुके हैं, लेकिन इस पर आग पर पानी डालने की ज़रूरत है, इक़दामात करने की ज़रूरत है, फिक्स करने की ज़रूरत है, इंसाफ फराहम करने की ज़रूरत है, और हर सूरत में खुर्रम एजेंसी को अमन चाहिए। और अमन अमान की जहाँ तक बात है तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी की लपेट में है, और हमें अपने पूरे रीजन के हवाले से भी अपनी पॉलिसियों को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के साथ भी बामानी मुज़ाकरात ही मसले का हल हैं, बजाय इसके कि दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हो जाएं तो किसका नुकसान है? ना पाकिस्तान को फ़ायदा है, ना अफ़गानिस्तान को फ़ायदा है। अफ़गान हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और पाकिस्तान की हुकूमत को भी बिला आखिर मुज़ाकरात के ज़रिए से ही इस मसले को एड्रेस करना होगा। तह दर तह मसले हैं, जब हम खुद कमज़ोरी दिखाते हैं तो दुनिया जहान की प्रॉक्सीज आना शुरू हो जाती हैं। कितने लोगों की नज़रें हमारे मुल्क के ऊपर हैं और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर अमन कभी कायम ही ना हो सके इस रीजन में। तो हमें जो अपनी रीजनल फोर्सेज हैं उनसे भी बात करने की ज़रूरत है। इसी तरह से बलूचिस्तान का मामला भी अहम है, वहाँ भी बदअमनी है और वहाँ भी सिर्फ सिंगल ट्रैक से मसला हल नहीं होता कि आप ऑपरेशन पे ऑपरेशन। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कितने ऑपरेशन वहाँ पर हो चुके हैं। अगर मसला हल होना होता ऑपरेशनों से तो हो चुका होता। उन्हें इंगेज करना पड़ेगा, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें इज्जत देनी पड़ेगी, पख्तून हो या बलोच हो या कोई भी कौम हो। जब तक आप इज्जत और एहतराम के साथ लोगों से डील नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये मसला जो है फिर बिगड़ता चला जाता है। तो बहरहाल हुकूमत ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। इस्लाम भी पड़ोसियों की हुकूक का तरस देता है, क्यों ना 29 तारीख को गजा मार्च के बजाय आप पराचिनार मार्च कर ले, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने अफगानिस्तान की बात की, तो क्या आप या जमात इस्लामी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जो आपने फरमाया पाड़ाचनार या कुर्रम एजेंसी कहना चाहिए, असल में देखें किसी एक इलाके का नाम लेते हैं तो फिर वहाँ से फिर मसले शुरू हो जाते हैं। तो हमें पूरी कुर्रम एजेंसी की बात करें, अगर पाड़ाचनार में ज़्यादती कोई करता है तो ज़्यादती करने वाले के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए, मज़लूम के हक़ में होना चाहिए। वो जो दूसरा इलाका था सदा, हाँ, वहाँ पर प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ की बात करनी चाहिए। और हमें कम अज़ कम अपने तमाम कंडक्ट से पूरे मीडिया को भी और पॉलिटिकल लोगों को भी कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि कोई शिया की तर्जुमानी कर रहा है या सुन्नी की तर्जुमानी कर रहा है। हम आवाम की तर्जुमानी करें, हम गरीबों की तर्जुमानी करें। क्या है वहाँ पर, कितने रोज़गार के मौक़े हैं, और उसके बाद ये हाल हो कि लोगों की जानें भी महफूज ना हो, तो हमें जो है वो हर सूरत में वहाँ अमन चाहिए। और ये इसके लिए हम जो एफ़र्ट है, हमारी जमात इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉजिटिवली दोनों, आपको पता होना चाहिए कि जब वो पहला वाक़या हुआ था जिसमें दोनों तरफ से कॉन्वॉय जो आ रहे थे और उसमें कत्लेआम हुआ था, तो जमात इस्लामी के जो वहाँ के अमीर हैं उन्होंने बाकायदा अपने घर में, अपने गाँव में सारे लोगों को वहाँ पर रखा था। हालांकि वो सुन्नी इलाका था और अहले तशी थे, लेकिन उन्होंने तमाम अहले तशी लोगों को अपने घरों में पनाह दी थी, रखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये सिलसिला जारी है। इसी तरह बाज़ शिया लोग ऐसे हैं कि जो इन सब चीज़ों से बालातर होते हैं, तो वो सुन्नियों को इसी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और यही हमारी रवादारी और बरादरी जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, इसका तकाजा है। तो हम इंशाअल्लाह उसके लिए अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। लेकिन इस वक्त सर-ए-दस्त गज़ा मार्च 29 तारीख का है। हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो ना काउंटर नहीं करना चाहिए। गज़ा की जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि वो भी इंटरनेशनलाइज भी है, मामला मस्जिद अक़सा का है, उम्मत का है, इसराइल की दहशतगर्दी का है, उसको उसी तरह से एड्रेस होना चाहिए। और अपने जो लोकल चीज़ें हैं उसको भी पूरी ताकत से और क़ुव्वत से एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, जैसे हमने गज़ा की बात की, तो जो कुछ अब हुआ है इन दिनों में, शाम में जो कुछ हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इससे जो गज़ा के लोग थे उनको इससे तक़वियत मिलेगी, या फिर हमास जो बैक फुट पे जाएगी और इसराइल जैसे गोलान की पहाड़ियों तक आया है, वहाँ पे आगे आके उसने फतह के नारे लगाए हैं। दूसरी तरफ जो हिज़्बुल्लाह थी वो भी पीछे हटी है, हमास भी जो है वो थोड़ी डिफेंसिव लाइन पे आई है। अब वो भी कहजार कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए मामला को हल कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इससे जो गज़ा काज है उसको नुकसान नहीं हुआ, बजाय इसके कि उसको फ़ायदा होता? देखें, शाम में जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूँ कि आवाम को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और इस वक्त तक जो कंडक्ट है वहाँ की मौजूदा जो रिजीम है, उसने आम माफ़ी का ऐलान भी किया है। और वहाँ जितनी भी मजहबी या लिसानी इकाइयाँ हैं उन सब को एक रखने की बात भी की है, और हमें उसको फेस वैल्यू पे यही रखना चाहिए। बात यह है कि
अफसोसनाक पहलू ये होता है हमारे साथ कि हम दो बदतरीन सूरत हाल में से एक सूरत हाल के बारे में कभी ये कह रहे होते हैं ये अच्छी है, कभी कह रहे होते हैं वो अच्छी है। 50 साल से जो रिजीम थी हाफिजुल असद और बशारुल असद की, लाखों लोगों को कत्ल किया उन्होंने। जेलों से देखें किस किस तरह के लोग बरामद हो रहे हैं। तो हम इस बुनियाद पर तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सिचुएशन ऐसी हो गई है, ये कत्लेआम की इजाज़त तो कोई भी नहीं देता। इसीलिए आप देखें कि जितनी फोर्सेस हैं, माजी में अगर मुख्तलिफ ममालिक का स्ट्रेक रहा है तो इस मरतबा किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। और ये बहुत पॉजिटिव बात है कि शाम के लोगों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए और मुख्तलिफ मुल्कों की प्रॉक्सीज़ का शिकार नहीं होना चाहिए। वहाँ पर क्या होता रहा है, कभी कोई एक हमला कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है, कभी तीसरा कर रहा है, कभी चौथा कर रहा है। लड़ने वाले को नहीं पता वो किसके लिए लड़ रहा है, मरने वाले को नहीं पता वो कौन उसको मार रहा है, कौन सा ग्रुप है। ऐसी सूरत हाल में क्योस के अलावा, कत्लेआम के अलावा 1 करोड़ के करीब लोग वहाँ से मुल्क से बाहर चले गए। तो अब अगर कोई अमन की सूरत हाल बनी है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और आप देखें जहाँ तक हमास का ताल्लुक़ है या इर्द गिर्द के लोगों का ताल्लुक़ है, सब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया इस मौजूदा हुकूमत के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन अगर वहाँ पर अमन कायम हो जाता है और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत बन जाती है और अच्छे तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं तो बहरहाल उस पूरे खित्ते को इसराइली दहशतगर्दी से निजात दिलाने में जो है वो फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन अगर अपनी ही आवाम तकसीम हो, हुकूमत अलग खड़ी हो, वो अपने ही लोगों को मार रहे हो और प्रॉक्सीज हो रही हो, तो ऐसे में तो फिर क्या हो रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको ज़रा वेट एंड सी वाली बात भी है। और जहाँ तक इस वक्त तक के कंडक्ट का मामला है शाम की हुकूमत का, जो भी अब उनकी डिफेक्टो हुकूमत कहनी चाहिए, उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने अमन भी कायम रखा है और लोगों को रिलीफ फराहम करने की बात भी की है। और जितनी भी रीजनल फोर्सेस हैं उन्हें चाहिए कि वहाँ पर अमन कायम रखने में और उनको सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।